जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि हम लोग प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स में, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो डाल चुका है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने वहाँ पर सॉल्व किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आफ्टर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के यहाँ पर उसके आगे के क्वेश्चन को लेकर के हम लोग देखेंगे। इससे पहले स्टार्ट करें कि मैं एक बार बता दूँ आपको कि यहाँ पर अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है कि निर्देशांक 2-3 का भुज है, यानी यहाँ पर बोला गया है, इंग्लिश से बात करें तो द एब्सिस्का ऑफ कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पर पूछा गया है कि एक कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि अगर यदि एक कोऑर्डिनेट है और वो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ये दिया गया है, मतलब एक यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक अगर यदि यहाँ पर निर्देशांक दिया गया है, एक निर्देशांक यहाँ पर ये दिया गया है कि निर्देशांक है 2, और इसमें पूछा गया कि इसका भुज क्या होगा। हिंदी में भुज और इंग्लिश में बात करें यहाँ पर, तो इसमें पूछा गया कि इसका एब्सिस्का क्या होगा। तो जब भी बात यहाँ पर एब्सिस्का की होती है तो हम लोग देखते हैं एक्स वाले को, यानी एक्स वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाले को हम लोग यहाँ पर एब्सिस्का बोलते हैं, और वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई वाले को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम लोग भुज बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर कोटि बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर यदि एब्सिस्का पूछा गया है, यहाँ पर भुज पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसका सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2, और ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि 2x + 3y = 9 दिया गया है। अगर यदि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 2x + 3y = 9 है, और बोला गया है को ax + by + c = 0 में व्यक्त करने पर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 2x + 3y = 9 को हम लोग को कंपेयर करना है किससे, हम लोग को कंपेयर करना है यहाँ पर ax + by + c = 0 से कंपेयर करना है, और इसमें बतलाना है कि a, b और c का मान क्या होगा, यानी फिर वैल्यू बतलाना है कि a, b और c का वैल्यू क्या होगा। यानी अगर इसको हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं = में यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर = में 0 नहीं है। तो हम लोग इसको 0 कैसे बनाएंगे, इस 9 को हम लोग इस लेफ्ट साइड ले आएंगे। जैसे ही लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जैसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3y, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब -9, और = यहाँ पर हो जाएगा 0। अब कंपेयर करें हम लोग अगर यदि और a, b, c का वैल्यू निकालना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, मतलब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होगा किसके बराबर होगा, a का वैल्यू होगा। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग b की, तो b का यहाँ पर ये किसका कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर ये b है, तो y का कोफिशिएंट वाला यहाँ पर b का वैल्यू हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी प्लस का 3 होगा, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट c की, तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू डायरेक्ट कॉन्स्टेंट टर्म होगा, मतलब c = बोल सकते हैं यहाँ पर -9 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर यदि हम लोग यहाँ पर बोले a, b, c का वैल्यू, तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 और c बराबर 9, जो कि ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a = 2 और b = 3 और c = 9, मतलब बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बोला गया है कि x = 4 है और y = 1 है, तो किस समीकरण का हल है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, और बोला गया है कि अगर यदि x बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और y बराबर 1 होना चाहिए, तो इनमें से ये किस पर एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनमें से ये किसका सॉल्यूशन है। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पर
ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे, जिसमें इक्वल आ जाएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है x इज इक्वल टू 4y। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे x और y का, अगर यदि इक्वल दोनों आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग ये इसका सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 4 है तो हम लोग यहाँ पर 4 रखेंगे, इज इक्वल टू 4 है तो 4 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखेंगे, यानी 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब पहला ही ऑप्शन में मेरा एग्जिस्ट कर जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 4y का ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 ये सॉल्यूशन है। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि इफ पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू x प्लस 7। अगर यदि कोई पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और बोला गया है कि अगर यदि ये पॉइंट 3,4 है और ये किस पे लाइक कर रहा है, ये लाइक कर रहा है एक समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के ऊपर ये लाइक कर रहा है। तो बतलाना है कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा। यानी पर हम लोग यहाँ पर पूछा गया कि a इज इक्वल टू वॉट, a यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक जो पॉइंट दिया गया है ये 3,4 दिया गया है। ये 3,4 का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 3,4 का मतलब है कि ये जो हमारा वैल्यू है ये x का है और ये y का है। क्योंकि कोई भी पॉइंट जो होता है उसमें सबसे पहला x लिखाता है, x एक्सिस का वैल्यू, और सेकंड में हम लोग y एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। मतलब x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है और y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ये 4 है। तो हम लोग x के जगह पर कितना रखेंगे, x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, यानी a मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। प्लस 7 है तो प्लस 7 लिखेंगे और y के जगह पर क्या लिखेंगे, 4, मतलब 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 4 लिख देंगे। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, a का चाहिए, तो a को केवल हम लोग इधर रखेंगे, बाकी सभी नंबर को विद साइन को चेंज करते हुए हम लोग इधर ले आएंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू a को 3 से करेंगे तो ये a3 हो जाएगा, यानी 3a लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब बोल सकते हैं 12 माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पर ये 3a हो जाएगा। अब हम लोगों को a का वैल्यू चाहिए तो इस 3 को इधर लाएंगे, तो 3 को जैसे ही इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू बोल सकते हैं 5/3 होगा। मतलब इसका जो सही आंसर होगा a इज इक्वल टू 5/3। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/3। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर एक पूछा गया क्वेश्चन कि एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। मतलब अगर यदि एक बिंदु दे दिया जाए यहाँ पर, जैसे कि एक बिंदु है, तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे हम लोग जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो जितना चाहे उतना रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं। इस बिंदु से हम लोग जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि एक बिंदु इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं से भी हम लोग एक बिंदु से कहीं से भी हम लोग रेखा खींच सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि इससे जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, इससे इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, 15 का करेक्ट आंसर हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 70 डिग्री यानी 70 डिग्री का पूरक कोण क्या है। और बात करें हम लोग इंग्लिश में, तो इंग्लिश में बोला गया है द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो ये 16 है, और 16 में पूछा गया कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई एंगल एक ए है और मान लेते हैं कि कोई एंगल एक बी है। अगर यदि ये दोनों एंगल का सम यानी सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू अगर यदि 90 डिग्री आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल किसी एंगल का निकालना हो, जैसे कि यहाँ पर किसका पूछा है, ये 70 डिग्री का पूछा है, यहाँ पर 70 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री पूछा है। तो जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, 90 में से उस एंगल को सेपरेट कर देते हैं जिसका पूछता है। तो इसको क्या करेंगे, 90 माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे 70, तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 70 करेंगे तो 20 डिग्री। आखिर ये कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, जिसमें से एक एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा एंगल यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर इसका मतलब तो एंगल बी अगर यदि निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि 90 माइनस 70 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
20 डिग्री हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये याद रखना, अगर दी कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एनी एंगल का पूछे, यानी कोई भी एंगल का पूछे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम लोग उस एंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे जिस एंगल का पूछेगा। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, आकृति में x का मान क्या है। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा गया है, x का। मतलब यहाँ पर एक आकृति दिया गया है और आकृति कुछ इस प्रकार से है कि एक लाइन यहाँ पर a है, ये b है और इस पर यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये एंगल जो है ये x प्लस कितना दिया गया है, ये 20 डिग्री है और ये हमारा 2x दिया गया है और ये एंगल हमारा x दिया गया है। बात करें इसकी नेमिंग की, होती है ये पॉइंट D है और ये C है और ये हमारा पॉइंट O है। और यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से जो है यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। x का वैल्यू जब फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन है, ये कितना डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। तो ये एंगल जो बनाता है ये 180 डिग्री का बनाता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, ये 180 डिग्री का बनाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो पूरा एंगल है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना है, एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC से मिल करके बना है। मतलब ये तीनों एंगल से मिल करके बना है। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू बोल सकते हैं किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। अब AOD कितना दिया गया है, x प्लस 20, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 20 प्लस COD कितना गया है, तो COD यहाँ पर दिया गया है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x प्लस BOC कितना दिया गया है, तो BOC इज इक्वल टू x दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम लोग को यहाँ पर से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो लाइक टर्म वाले लाइक टर्म्स के साथ एडिशन होंगे और बाकी सभी उधर चले जाएंगे कांस्टेंट वाले। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 20 डिग्री। 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 160। x का वैल्यू हम लोगों को निकालना है तो x को इधर रखेंगे, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं साइन है, मतलब मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, मतलब x इज इक्वल टू बोल सकते हैं 160 डिवाइडेड बाय 4 और जैसे ही इसको रिड्यूस करेंगे तो 4 4 जा 16 और एक जीरो हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 40। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर क्या होगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आए हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 18 में कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब यहाँ पर आकृति में ऐसा दिया गया है कि दो रेखाएं हैं, क्या है, एक रेखा AB है और एक रेखा क्या है, एक रेखा CD है। मतलब ये एक AB रेखा है, यहाँ से A से B एक रेखा है और CD एक रेखा अलग है। और बोला गया कि कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये इंटरसेक्ट करती है बिंदु O पर। और बोला गया है कि यदि एंगल AOC, अगर यदि एंगल AOC जो है और साथ ही साथ एंगल BOE, मतलब कहीं ना कहीं एक इधर भी गया है और ये E है, यानी एंगल AOC और BOE मिल करके जो है ये कितना डिग्री है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर ये 70 डिग्री। ये कितना डिग्री के बराबर है, ये 70 डिग्री के बराबर है। तो बोला गया है कि एंगल COE क्या होगा, मतलब हम लोगों को वैल्यू चाहिए COE का, मतलब इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पूछा गया। अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले देखे हैं कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है, ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करता है। मतलब बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। मतलब फिर से हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू बोल सकते हैं ये 180 डिग्री के बराबर होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल AOC प्लस BOE का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया गया है 70 डिग्री। मतलब डायरेक्ट इसके जगह पर हम लोग 70 पुट कर सकते हैं प्लस एंगल ये COE हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री
-70 डिग्री हो जाएगा। और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 110 डिग्री इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि यदि ट्राइंगल ए बी सी इज़ द कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर यदि यहाँ पर दो ट्राइंगल है, क्या बोला गया है, अगर यदि एक ट्राइंगल ए बी सी है, कौन सा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर क्या है, दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर पी क्यू आर है, और ये दोनों क्या है, आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों के आपस में दोनों सर्वांगसम में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट दिया गया है कि अगर यदि ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है। फिर बोला गया कि बी सी क्यू आर के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, तो बी सी ये क्यू आर के बराबर है। तो पूछा गया कि एंगल बी किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में जब बराबर होते हैं, जब भी कोई यहाँ पर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, मतलब ए बी अगर यदि पी क्यू के बराबर है, बी सी यहाँ पर क्यू आर के बराबर है, तो ऑब्वियस है कि फिर यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए सी पी आर के बराबर होगा। यानी एंगल बी के बराबर कौन होगा, एंगल क्यू होगा। एंगल ए के बराबर कौन होगा, एंगल पी होगा। एंगल सी के बराबर कौन होगा, तो एंगल आर होगा। लेकिन हम लोगों को पूछा क्या गया, हम लोगों को पूछा गया कि एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। मतलब बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कि इन ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए सी हमारा है यहाँ पर ए बी के बराबर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल यहाँ पर ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए है, बी है और सी है। इसमें से बोला गया है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। मतलब ये ए बी है, ये ए सी के बराबर है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि ए बी इज इक्वल टू ये किसके बराबर, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। उसके बाद बोला गया है कि ए सी भी 70 डिग्री है। यानी एंगल सी हमारा कितना दिया गया है, एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू जो है ये कितना डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ये 70 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर पूछा गया कि एंगल ए बी सी क्या होगा। मतलब यहाँ पर ये एंगल पूछा गया है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना ये है कि अगर यदि किसी भी ट्राइंगल का दो साइड्स आपस में बराबर होता हो, फिर से यहाँ पर मैं बतला रहा हूँ कि अगर यदि किसी भी ट्राइंगल का दो साइड्स बराबर होता है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर यदि यहाँ पर हम लोग ए बी बराबर ए सी दिया गया है तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, तो ए बी का यहाँ पर अपोजिट एंगल है सी। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका अपोजिट एंगल सी हो गया। ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, तो यहाँ पर हो गया बी। मतलब बोल सकते हैं कि एंगल सी और बी भी बराबर होगा। और इस थ्योरम से क्वेश्चन फिक्स है कि पूछे जाएंगे। और ये यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल सी किसके बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल सी यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 70 डिग्री, और एंगल बी यहाँ पर पूछा है। तो जब एंगल सी यहाँ पर 70 डिग्री है तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी भी कितना होगा, एंगल बी भी 70 डिग्री होगा। और इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा, ये 70 डिग्री। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ।